कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा ने दी बधाई। महेंद्र भट्ट बोले, देर से ही सही, विपक्ष ने बनाई अपनी टीम। गणेश कोदियाल और प्रीतम पहले भी रह चुके हैं अध्यक्ष। देहरादून में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी, 8 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट और राजपुरा रोड में जांच। उत्तराखंड कांग्रेस में गणेश कोदियाल बने प्रदेश अध्यक्ष। करण माहरा को हटाकर हुई नई नियुक्ति। कोदियाल ने केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खटीमा में उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक भुवन कापड़ी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न इलाकों से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भारामल मंदिर परिसर में केक काटकर और भंडारा आयोजित कर जन्मदिन का जश्न मनाया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने विधायक को 45वें जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके जनसेवा कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर विधायक भुवन कापड़ी ने बाबा भारामल मंदिर में क्षेत्र जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उनकी माता ने भी मंदिर में उनके दीर्घायु और सफलता की प्रार्थना की। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई कुछ घर बनाए और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। 45वें जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारे माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और साधारण जीवन जीना उनका एक जो व्यक्तित्व की पहचान है वो साधारण जीवन है। तो उन्होंने विवाह भी अपना इसी तरह मंदिर में किया था और तब से आज तक वो भारामल में और धार्मिक स्थलों पे, क्योंकि एक तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी है वो, और धार्मिक स्थलों पर जहाँ पर आम जनता भी आ जाए, क्योंकि होटलों में तो बड़े बड़े वीआईपी ही जा पाएंगे, और इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल पर हमारी जनता भी आएगी और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी आएंगे। मल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितार के जानेमाता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है, बहुत ही पौराणिक। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद में गणेश कोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी। भट्ट ने कहा कि वो मुख्य विपक्षी दल को शुभकामनाएं देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी टीम बना ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में ज्यादातर पुराने चेहरे हैं और गणेश कोदियाल और प्रीतम पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसीलिए हमारे लिए ये कोई नया चेहरा नहीं है। भट्ट ने मजाकिया लहजे में कहा कि इस बार हरक सिंह रावत कांग्रेस में है तो उनकी वजह से पार्टी के भीतर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है, प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ। और अब खबर डोईवाला से है, जहां खनन और भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो प्रशासन की आंखों के नीचे से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला मारखम ग्रांट के बुल्ला वाला गांव का है, जहां अज्ञात लोगों ने सुसवा नदी पुल के पास में भूमि कटाव रोकने के लिए बने मिट्टी के पुस्ते को करीब 100 मीटर तक खोद डाला। खनन सामग्री लेकर फरार हो गए। ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने घटना की शिकायत उप जिलाधिकारी से की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। फिलहाल प्रशासन जांच पड़ताल करने में जुट गया है। ये जो सुसवा नदी की सुरक्षा हेतु काफी समय पूर्व में पुस्ता बनाया गया था,
मेरे संज्ञान में भी कल ही आया है कि इसको किसी भू माफिया द्वारा या किसी खनन माफिया द्वारा इसको मिट्टी उठाकर इसका खनन कर लिया गया है। और हमारे संज्ञान में ये अभी अभी आया है, तो मैं इसमें उचित कार्रवाई करूंगा। मैं आज माननीय उप जिलाधिकारी से मिलूंगा और डीएम साहब से मिलके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और जितना भी जो भी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, और ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं या आने वाला जो जितना भी सरकारी कार्य हुआ है वो जू का तो बचा रहे। और ये पुस्ता तो बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि यह सुसवा नदी की सुरक्षा हेतु पूर्व में बनाया गया था। इस पुस्ता बनने से सैकड़ों बीघा भूमि आज भूमि कटाव से बच। और आप खबर देहरादून से है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 8 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू कर दी। डालनवाला, लक्ष्मण चौक, कैंट और राजपुर रोड के क्षेत्रों में बिल्डर और बड़े कारोबारी राकेश बत्ता, सुधीर विंडलास और प्रदीप बलिया के प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई हो रही है। इनकम टैक्स अधिकारी बैंकिंग दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रहे हैं। अधिकारी कार्रवाई में बड़ी रकम और कर संबंधी गड़बड़ियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र से है, जहां जेजेएन न्यूज के पत्रकार दीपक अधिकारी पर चौहान बिल्डर से जुड़े 2 बदमाशों ने गंभीर हमला किया। पत्रकार नहर किनारे अवैध निर्माण की कवरेज कर रहे थे और तभी हमलावर हथियार लेकर के आए और उन्हें अधमरा कर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। और स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद में डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने संज्ञान लिया। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज सुबह मौके पर जाकर के जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले अब नदी नालों तक बढ़ गए हैं। रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में नीम करौली धर्म कांटा के पास में वैगुल नदी पर कब्जे की कोशिश को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने पहले भी बिना अनुमति चल रहे निर्माण को रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने काम जारी रखा और आज प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके अवैध निर्माण को सील कर दिया और कब्जेदारों को सख्त चेतावनी दी। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ग्राम फुलसुंगा में खेत नंबर 1 और 93 में बैगुल नदी के किनारे दीवार बनाई जा रही है। बैगुल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र उसके बाद जो जमीन है खेत नंबर 1, 93 और 92 ये नदी किनारे चल रही हैं। इसमें ही दीवार बनाने का काम और कुछ फुट पूर्व में कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो मौके दिखाई पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया जमीन तो निजी प्रतीत हो रही है, लेकिन इस पर निर्माण ये जो हो रहा है वो ग्रीन बेल्ट के दायरे में आ रहा है। जमीन को भू कटाव से रोकने के लिए कुछ कार्य करना था तो इसको सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता कि उसमें प्रवाह को रोके या आगे फ्लड अगर किसी कारण से आता है उसको। और अब खबर डोईवाला से है, जहां नगर पालिका की बोर्ड बैठक शुरू होते ही सभासदों ने विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, पथ प्रकाश कई वार्डों में नहीं है और आवारा जानवरों का आतंक भी बना हुआ है। ठेकेदार सफाई कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों की अनदेखी कर रहे हैं। सभासद गौरव मल्होत्रा ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुधारने की भी मांग की, जबकि सभासद संदीप नेगी ने कर्मचारियों को मिलने वाले ईएसआई लाभ पर बोर्ड का ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में बोर्ड ने सर्व समिति से कई प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य रूप से सफाई और पथ प्रकाश की व्यवस्था शामिल रही। पुराने कार्य की पुष्टि होने में तो ये बेहद गंभीर मुद्दा था। समस्त सभासदों ने ये विरोध जताया कि जो पुराने उनके द्वारा दिए गए विकास कार्य थे उस पर कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो इसको लेकर समस्त सभासदों ने अपनी आपत्ति दर्ज करी माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष और अध्यक्ष जी ने भी ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर समस्त कार्य कर दिए जाएंगे। बैठक हुई है तो उस बैठक में सबसे पहले तो हमने ये मुद्दा रखा है कि बैठक को जो है 1 साल में 2 नहीं करानी है, हर 2 महीने में इस बैठक रखनी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो प्रस्ताव दिए है उन 2 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे प्रस्ताव पे क्या विचार हुए हैं, उस विचार हो रहे हैं वो या नहीं हो रहे हैं, तो हमें कम से कम पता चलेगा। अब 6 महीने में एक बैठक हो रही है, हमें मालूम ही नहीं हो रहा जो हमारे पहले प्रस्ताव हमने दे रखे थे
आज भी वही प्रस्ताव हमारे दोबारा हरिद्वार विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने जनपद में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के पात्र लोगों तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे और आवेदन प्रक्रिया सरल व एक ही बार में पूरी हो, ताकि लोगों को बार बार दस्तावेज जमा कराने की परेशानी ना हो। फरजाना बेगम ने अल्पसंख्यक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, कौशल विकास कराने और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्तियों का लाभ देने पर जोर दिया। उन्होंने डेटा उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों को शीघ्र ईमेल के माध्यम से डेटा भेजने और सभी अधिकारियों को कार्यप्रणाली में कोई भी कमी न रखने के निर्देश भी दिए, ताकि जनता को आयोग तक शिकायत करने के लिए न आना पड़े। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में करण महरा को हटाकर गणेश कोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गणेश कोदियाल ने इस नियुक्ति पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा आधुनिक संसाधनों के सहारे मजबूत हुई है और चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन अब उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले तमाम शहीदों को नमन करते हुए उनके अपने प्राणों का जो उत्सर्जन इस राज्य के खुशहाली की आकांक्षा में उन्होंने किया, उस भावना को नतमस्तक उस भावना के सामने नतमस्तक होते हुए मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के हाईकमान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों पर जो भी कार्य हमें सौंपे हैं, मैं अकेला। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। रुड़की महानगर में एडवोकेट राजेंद्र सिंह चौधरी को फिर से महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि रुड़की ग्रामीण जिले में हाजी फुरकान अहमद को जिला अध्यक्ष बनाया गया। रुड़की महानगर में इस पद के लिए 16 से अधिक दावेदार थे और वहीं ग्रामीण जिले में करीब 17 उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने दोनों जगह नेताओं पर विश्वास जताते हुए विधायक को ही जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल राव ने ये सूची देर शाम जारी की। नियुक्ति के बाद दोनों नेताओं के घर समर्थकों की भीड़ जुटी और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। कार्यप्रणाली ठीक होगी, जो भी हाईकमान ने फैसला लिया उसे हम सब मिलकर, हमारे साथी मजबूत है, हमारी भगवानपुर से हमारी विधायक ममता राठौर जी, हमारे झबरेड़ा के विधायक हमारे साथी वीरेंद्र जाती जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी और खानपुर सभी मिलकर हम इसे बागुई संगठन को मजबूत करें, क्योंकि हमारा सबका फर्ज है कि हम संगठन को मजबूत करें और आने वाली 2027 का चुनाव हमारे सर पर है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और आने वाली यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनाए, यही हमारा मेन मकसद हो। निश्चित तौर पे देखिए, सब जिम्मेदार आदमी हैं और माननीय विधायक जी को जो हमारा ये ग्रामीण वाला क्षेत्र है उनको सब चीज बूथ लेवल तक का ज्ञान है और निश्चित तौर पर इनका लाभ सबको मिलेगा। मजबूत आदमी है, कई बारी के विधायक है, राजनीतिक में कुशल हैं, तो उसका लाभ बूथ लेवल से लेकर संगठन को मजबूत करने में बहुत ज्यादा। केंद्र सरकार ने 2025 में राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब किसी भी परिवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन तभी मिलेगा जब उन्होंने अपना ई-KYC पूरा करा लिया हो। लालकुआं के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मोहित कठायत ने जानकारी देते हुए बताया कि लालकुआं क्षेत्र के सभी कार्ड धारक अपने संबंधित या नजदीकी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के पास जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से 30 नवंबर से पहले ई-KYC पूरा करें। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य दर्ज हैं सभी की ई-KYC आवश्यक है। भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त विभागों में लाभार्थियों का सत्यापन किया जाना है, जिसलिए जो है भारत सरकार द्वारा समस्त राशन कार्ड धारकों के कार्ड धारक और यूनिट जितने उस राशन कार्ड में यूनिटें हैं उनकी ई-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। जो उपभोक्ता हैं, राशन कार्ड धारक हैं और जो यूनिट धारक हैं, वो नज़दीकी अपने सस्ता गल्ला विक्रेता के यहाँ आधार कार्ड और राशन कार्ड के थ्रू ई-KYC कर सकते हैं।